हेलो बच्चों, हाउ आर यू? गुड। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी बुक जो +2 की है केमिस्ट्री की, उसमें जो सोल्यूशन यूनिट है उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके, तो न्यूमेरिकल्स मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं हमारे जो राइट साइड की तरफ है, और इसकी जो सोल्यूशन 1 बाय 1 अपने लेफ्ट साइड करते चलेंगे। ठीक है, तो ये कौन से क्वेश्चंस हैं? एनसीईआरटी बुक के +2 के केमिस्ट्री के यूनिट है, जो चैप्टर है सोल्यूशन। ओके, तो हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या आता है इसमें। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड CCl4। तो हमें दोनों की ही मास परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो हमें दिया गया है बेसिकली जो कि मास है ऑफ बेंजीन दिया हुआ है, कितना है? 22 ग्राम। ठीक है, ऐसे में मास ऑफ CCl4 का दिया हुआ है, दैट इज 122 ग्राम। ठीक है, तो मास परसेंटेज हमें दोनों की निकालनी है। तो मास परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है? परसेंटेज मास का फार्मूला क्या होता है? वेट जितना है ओवर टोटल वेट। ठीक है, जितना वेट है डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो पहले हम बेंजीन की निकाल लेते हैं। इन केस ऑफ बेंजीन मास परसेंट कितना आएगा? 22 ग्राम डिसॉल्व किया है, टोटल कितना है? 22 + 122। ठीक है, ऐसे हमारे पास परसेंटेज कितनी आएगी? CCl4 की कार्बन टेट्राक्लोराइड की कितना डिसॉल्व किया गया है? 122। कितने में डिसॉल्व किया गया है? टोटल में। 122 + 122 ये हो गया उसका टोटल। ओके, तो हमारे पास ये आएगा 22 डिवाइडेड बाय 144, ये हमारे पास आएगा 122 डिवाइडेड बाय 144। ठीक है, जितना वेट दिया है डिवाइडेड बाय टोटल वेट कितना है, जितना वेट दिया है डिवाइडेड बाय टोटल वेट कितना है। ओके, तो इसमें जो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आता है मास परसेंटेज है तो हमें इसको 100 से भी मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक है, परसेंटेज का मतलब परसेंट, पर 100। ओके, तो इसको हमारा जो सोल्व करते हैं इसका आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 15.6% अप्रॉक्सीमेटली, और इसका आएगा हमारे पास समथिंग लाइक 84.4%। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा इतना आंसर जो आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज। ओके, तो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4। तो अभी क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द बेंजीन। मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। ओके, पहले हम मोल फ्रैक्शन ही लिखेंगे। हम पहले लिखेंगे न्यूमेरिकल में कि हमें गिवन क्या है, हमें दिया गया है। तो हमें दिया है बेंजीन दिया है C6H6, और दूसरा क्या दिया है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अब जो C6H6 है, अगर हम इसका मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं कितना आता है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है। ठीक है, उसके लिए क्या आता है? वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट प्लस वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट। अभी देखते हैं। तो C6H6 का मॉलिक्यूलर वेट चाहिए और CCl4 का मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास। तो मास कितना दिया हुआ है, वेट कितना दिया हुआ है बेंजीन का? 30%। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया हमारे पास? 70%। ठीक है, इन अदर वर्ड दिस इज 30 ग्राम, इन अदर वर्ड दिस इज 70 ग्राम। ओके, अभी निकालना क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट X, B नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट
प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स सल्यूट प्लस सॉल्वेंट की। ठीक है, अब जो NB है, नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं, दैट इज वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये किसका आ गया, सल्यूट का। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट्स से B फॉर सल्यूट। सॉल्वेंट का क्या आएगा, अगेन वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट, किस चीज़ का आएगा, सॉल्वेंट का, प्लस सल्यूट का, अगेन वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट किसका, सल्यूट का। ठीक है, ऐसे आएगा। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट क्या है, वेट और मॉलिक्यूलर वेट। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है, वेट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सल्यूट। ठीक है, अब इनकी अगर हम वैल्यू बढ़ते हैं तो वेट ऑफ सॉल्वेंट सल्यूट कितना है, 30 ग्राम, 30 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है, बेंजीन का कितना होगा, C6H6, तो ये आएगा हमारे पास 72 + 78। ठीक है, ये आएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 78। तो इधर भी हमारे पास यही आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 78 वेट और मॉलिक्यूलर वेट। सॉल्वेंट का कितना है, 70 वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना होगा, एक क्लोरीन का कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 35.5। तो 2 क्लोरीन का कितना हो गया, 71 इंटू 2, 71 इंटू 2 हो गया हमारे पास 142 प्लस कार्बन का 12, 2 5 + 1 तो आ गया 152। तो ये हमारे पास आ गया 152। ओके, तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट। ओके, गॉट इट। 30 डिवाइडेड बाय 78 एंड 70 डिवाइडेड बाय 152, गॉट इट। तो इसके जो अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है हमारे पास, इसका आता है 0.385। ठीक है, और यहाँ पे 154 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 154। इसका आता है अप्रॉक्सीमेटली 0.385, ये भी कितना है हमारे पास 0.385, ये कितना होगा 70 डिवाइड बाय 154, तो ये ऑलमोस्ट 0.5 के इक्वलेंट है। अगर मैं 70 डिवाइड बाय 140 होता मान लो, ठीक है, 70 डिवाइड बाय 140 होता तो एग्जैक्टली 0.5 आता। अब क्योंकि 140 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो 0.5 से आंसर थोड़ा सा कम आ जाएगा। ओके, तो जो थोड़ा सा कम आता है वो आता है हमारे पास 0.455। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 बेंजीन, तो बेंजीन की हमारे पास आती है, हम किस बेंजीन की निकाल रहे हैं तो 0.458। ठीक है, ये होगी हमारे पास बेंजीन की, और हमें हमारे पास CCl4 कितनी आ जाएगी 1 माइनस 0.458। ठीक है, तो इसका आंसर आता है 0.542। तो ये आ गई हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन फॉर द सॉल्वेंट। ओके, सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। मोल फ्रैक्शन निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, उसको सोल्व किया, वेट और मॉलिक्यूलर लगा के जितना आंसर आया उसको 1 से माइनस कर दिया, सो दैट वी कैन गेट द मोल फ्रैक्शन फॉर द सॉल्वेंट, बिकॉज वी नो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, ये हमें पता है। ठीक है, तो हमने उसके बेस पे इसको सोल्व कर लिया। गॉट इट। तो नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ओके, तो ये किसी का फॉर्मूला है हमारे पास,
मोलैरिटी का। ओके, तो देखते हैं हमें क्या क्या दिया है और हमें क्या क्या निकालना है। तो 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट का दिया है। इसका मतलब हमें क्या दिया है, सोल्यूट WB दिया हुआ है 30 ग्राम, 1000 वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम हमें दिया है 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 4.3 लीटर का मतलब क्या हो गया, 4300 मिल, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम इन मिल है तो हमने वॉल्यूम इन मिलीलीटर ले लिया। मोलिकुलर वेट दिया है, मोलिकुलर वेट डायरेक्टली तो नहीं दिया लेकिन इसका हमें निकालना पड़ेगा। इसका निकालने के लिए हमें एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट का दिया हुआ है, ठीक है। तो कोबाल्ट का कितना है हमारे पास 58.7 है, ठीक है। नाइट्रोजन 2 है तो मतलब 28 हो गया। ऑक्सीजन 48 इंटू 2 हो गया, तो 1 ऑक्सीजन का कितना होता है 16, टोटल 6 ऑक्सीजन है तो हो गया 96। और वाटर का कितना हो गया 18 इंटू 6, तो 18 इंटू 6 हमारे पास कितना आता है 18 इंटू 6 108, ठीक है। तो ये कितना 58.7, तो 0.7 इधर आ गया। तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है, अगर हम डायरेक्टली ले लेते हैं हमारे पास कितना आंसर आता है इसका 290। तो ये टोटल हमारे पास आता है बेसिकली 290 ऐड करने के बाद। ओके, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे मोलिकुलर वेट आ गया 290.7। ओके, तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास J2 कैंसिल हो जाता है। ओके, तो 300 है यहाँ पे, तो ये हमारे पास 290 है। 300 ऑलमोस्ट 300 के इक्वल है तो 1 आ गया, तो 1 डिवाइडेड बाई ऑलमोस्ट 43 आ गया। ओके, तो 1 डिवाइडेड बाई ऑलमोस्ट जो 43 है उसका आंसर हमारे पास आता है 0.024 मोलर, ठीक है। हमारे पास मोलैरिटी क्या आ गई 0.024। गॉट इट, सिंपल था। मोलैरिटी निकालनी थी, वेट ऑफ सोल्यूट और मोलिकुलर वेट इंटू 1000 इंटू वॉल्यूम इन मिल, ठीक है। तो जो जो हमें चाहिए था वो हमने यहाँ पे वैल्यू भर ली और हमने मोलैरिटी उसकी निकाल ली। नेक्स्ट पार्ट है इसका 30 मिल ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 मिल। ओके, तो इसके साथ तो कोई रिलेशन है नहीं, ठीक है। वहाँ पे कोबाल्ट नाइट्रेट की बात की गई है, यहाँ पे सिर्फ H2SO4 की बात की है। सो दिस इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट पार्ट बेसिकली। ओके, 30 मिल ऑफ 0.5 मोलर H2SO4, तो पार्ट बी देख लेते हैं, ठीक है। तो मोलैरिटी कितनी दी हुई है 0.5 मोलर, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 30 मिल, डाइल्यूटेड टू 500 मिल। तो निकालना क्या है, मोलैरिटी निकालनी है। ओके, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, M1V1 इक्वल टू M2V2। ओके, तो 0.5 मोलर का 30 मिल हमने लिया, तो 5 में वॉल्यूम हमने बना दिया 500 मिल, तो व्हाट वुड बी द मोलैरिटी ऑफ न्यू सोल्यूशन। सिंपल है, 0.5 मोलर का 30 मिल लिया, इसका हमने 500 मिल बना दिया, तो व्हाट वुड बी द मोलैरिटी। तो 0.5 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 500। अगर मैं इसको हटा दूं तो यहाँ पे मेरे पास 10 आ गया, ठीक है। इस 10 को इस 10 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हमारे पास 1/100 आ गया, तो 0.01, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 0. नहीं, हमारा थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। ओह सॉरी, हमने इसको यहाँ पे 3 आएगा। ओके, सिर्फ कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमने इसको कैंसिल किया तो मैंने 3 को भी बेसिकली कैंसिल कर दिया, तो एक्चुअली 3/100 आएगा, तो 0.03 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल स्ट्रेटफॉरवर्ड इक्वेशन थी, मोलैरिटी इक्वेशन M1V1 इक्वल टू M2V2। गॉट इट। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 4th वन। इसमें क्या है, कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वा सोल्यूशन। तो मोलर दिया है, मतलब हमें मोलैलिटी दी हुई है। ओके, तो मोलैलिटी का इक्वेशन का मतलब फार्मूला क्या होता है, MWB इंटू 1000
ओवर मॉलिकुलर वेट ऑफ बी इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, यही फार्मूला होता है। मोलैरिटी में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिल, यहाँ पे क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, तो 0.25 हमें दिया हुआ है मोलैरिटी, डब्ल्यू बी हमें निकालना है, लेट्स 100x मान लेते हैं, इंटू 1000। मॉलिकुलर वेट यूरिया मॉलिक्यूल है तो हमें पता है कि 60 होता है। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया है 2.5 kg, मतलब 2500 ग्राम। तो x हमें निकालना है, यहाँ से x हमारा आ जाएगा 0.25 इंटू 60 इंटू 2500 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, अब इसको डेसिमल को उड़ा देते हैं, 100 आ जाएगा, तो 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 25 इंटू 6 इंटू 25, 25 इंटू 6 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 25 कितना हो गया, 625 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100, तो बेसिक कितना हो गया, 6.25 इंटू 6 हो गया, तो ये कितना आएगा, 36 से थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 37 ग्राम आएगा। ठीक है, क्योंकि 6 इंटू 6 36 होगा, 0.25 है तो थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली ये कितना आ जाएगा, 37.5। आई थिंक अगर एग्जैक्टली निकालेंगे तो 37.5 ग्राम आ जाएगा यहाँ तो। ठीक है, तो रफली हमारे पास इतनी कैलकुलेशन आ जाएगी, अगर कैलकुलेटर से करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर भी आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। इसके बाद है कैलकुलेट मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इफ डेंसिटी ऑफ 20% m/m मीन्स वेट बाय वेट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज 1.202 ग्राम पर मिल। ओके, तो मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन 3 चीज़ें निकालनी है, तो ऐसा करते हैं, पहले हम इसको रब कर लेते हैं। तो अभी देखते हैं 5th क्वेश्चन। मोलैरिटी निकालनी है एंड मोल फ्रैक्शन निकालनी है। ठीक है, तो मोलैरिटी देखते हैं। मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, हमने किया ही अगेन, वेट इंटू 1000 ओवर मॉलिकुलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मैंने वेट ऑफ सॉल्वेंट को एज ए लिख दिया। ओके, बी इज माई सल्यूट, ए इज माई सॉल्वेंट, यही होता है। तो अभी हम देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। डब्ल्यू बी दिया है 20% दिया है, 20% m/m मीन्स वेट बाय वेट दिया है, तो इसका मतलब डब्ल्यू बी कितना हो गया 20 एंड डब्ल्यू ए कितना हो गया 80। ठीक है, तो यही वैल्यू यहाँ पे भरनी है हमें। ये हो गया हमारा 20 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट किसका है, पोटेशियम आयोडाइड का। तो पोटेशियम आयोडाइड का मॉलिकुलर वेट कितना होता है, पोटेशियम आयोडाइड का, पोटेशियम का होता है अप्रॉक्सीमेटली सोडियम पोटेशियम 1225 समथिंग, तो उसका है 127। तो इसका बेसिकली टोटल आता है 39 + 127 इक्वल टू 166। ओके, एक्चुअली सोडियम पोटेशियम में सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम होता है, तो आता है आर्गन पोटेशियम कैल्शियम। ठीक है, तो आएगा अप्रॉक्सीमेटली मॉलिक्यूलर वेट आएगा 166 ग्राम पर मोल। अब यही वैल्यू हमने यहाँ पे बनी है मॉलिक्यूलर वेट में 166, वेट कितना है 80। ओके, तो हम अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट आंसर कितना आएगा, इसका हमारे पास आंसर आता है 1.5। ठीक है, मोलैरिटी निकालनी थी 1.5 मोलर सोल्यूशन। ओके, तो ये हो गया हमारा मोलैरिटी का। इसके बाद हमारे पास क्या है, मोलैरिटी। नेक्स्ट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी कैसे होती है, अगेन WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट
तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखते हैं WB कितना है, हमें WB 20 ग्राम दिया हुआ है, 1000 हमें पता है, मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है 166 आया था, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें, वॉल्यूम एज तो हमें दिया नहीं है, लेकिन हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है। तो हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है दैट इज मास ओवर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होगा, मास ओवर डेंसिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, इसका मतलब हमें मास भी पूरे सॉल्यूशन का चाहिए। ओके, पूरे सॉल्यूशन का मास कितना है 100, क्योंकि 20 ग्राम तो सॉल्यूट है, 80 ग्राम सॉल्वेंट है, तो मास है जो पूरे सॉल्यूशन का वो कितना है 100, और डेंसिटी कितनी है 1.202। ठीक है, 100 ओवर 1.202। अब ये 100 ओवर 1.202 है, उसका जो अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है हमारे पास 83, दिस इज 83.2 मिल। तो ये क्या हो गया, हमारे पास वॉल्यूम हो गया। अब यही वॉल्यूम हमने यहाँ पे भरना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। ओके, तो 20,166 इंटू 83.2, तो इसका जो हमारे पास आता है मोलैरिटी का फॉर्मूला, जो आंसर दैट इज 1.44 मोलर। ओके, गॉट इट। इसके बाद आता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड क्या था, सल्यूट था, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट चाहिए। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यही आएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कितने हैं हमारे पास, वेट और मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना है 20, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 166, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना है वेट 80, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18, बिकॉज वाटर में डिजोल्व किया गया है। NB कितना है अगेन 20 डिवाइडेड बाय 166। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास कैलकुलेशंस करने के बाद जो आंसर आता है, मोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड हमारे पास आता है 0.12। ठीक है, और इसका हमारे पास आता है 4 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका हमारे पास आएगा 4.44 प्लस अगेन 0.12। ओके, तो इसको अगर हम सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास अल्टीमेट आंसर आ जाता है 0.0263। तो ये हमारे पास क्या आ गई, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट दैट इज पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, अगेन सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे हमें डेंसिटी वगैरह दी होती है, हमें थोड़ा ध्यान से फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पर भी आपको डेंसिटी दी है, आप सबसे पहले ये काम करो, ये फार्मूला जरूर लिख लो, डेंसिटी इक्वल टू मास और वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी दी है तो ये फार्मूला आपने लिख लो नोटबुक पे कि डेंसिटी दी है, डेंसिटी इक्वल टू मास और वॉल्यूम। ठीक है, अब इसके बाद सोचो कि आपको क्या निकालना है। अगर वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, किसका वॉल्यूम निकालना है, पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है, तो मास किसका चाहिए, पूरे सोल्यूशन का मास चाहिए। ठीक है, अगर तो पूरे सोल्यूशन का मास एक साथ दिया हुआ है, जैसे इस केस में दिया हुआ था, ठीक है, तो ऐसा लिख लो। अगर अलग अलग दिया है, सल्यूट का मास अलग दिया है, सॉल्वेंट का मास अलग दिया है, तो उनको पहले ऐड कर लो ताकि हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा, फिर उसके बाद उसको डेंसिटी से डिवाइड करो ताकि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाए। ओके, ठीक है, तो इसके बाद हम आगे क्वेश्चन करते हैं इसको अरेज करने के बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। H2S, a toxic gas with rotten egg-like smell, is used for quantitative analysis. If the solubility of H2S in water at STP is Na molar, that is 0.195 molar, calculate the Henry's law constant. ठीक है, तो हमें क्या गिवन है और हमें क्या निकालना है। ओके, तो हमें हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकालना है, मतलब KH हमें फाइंड आउट करना है। हमें दिया क्या है, मोलैरिटी दी हुई है 0.195 जो है मोलैरिटी दी हुई है, और हमें क्या दिया है
इसके अलावा तो हमें कुछ और दिया नहीं हुआ है कि STP बताया हुआ है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, प्रेशर कंडीशन है हमारे पास, एक ये चीज़ बताई हुई है। ठीक है, तो कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट हमें निकालना है। ओके, तो हमारे पास जो क्वेश्चन क्या होती है, दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन, यही क्वेश्चन होती है। प्रेशर इज इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। तो KH हमें निकालना है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय X। X क्या है, बेसिकली मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, यही मोल फ्रैक्शन होगी हमारे पास। प्रेशर की वैल्यू ऐसा तो हमें दी नहीं है, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, प्रेशर दिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की हमारे पास कंडीशन आती है, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 1 हम लेते हैं। ठीक है, 1 एटमोसफियर, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू अगर लेनी है तो हमारे पास आती है 0.987 इन टर्म्स ऑफ बार। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गई, 0.987 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, तो वो क्या मोलैलिटी जो हमें दी हुई है 0.195 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट के मोल कहाँ से निकालेंगे, इसके जो फार्मूला क्या होता है, बेसिकली वेट और मोलिकुलर वेट, यही फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का। तो ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मैंने ऐसे लिख लिए, ये मुझे अभी तक पता नहीं है तो मैंने इसका फार्मूला लिख लिया, ये मुझे पता है। ओके, तो इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 0.987 डिवाइडेड बाय 0.195 डिवाइडेड बाय प्लस 0.195। अब इसको कहाँ से लेके आएंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट और मोलिकुलर वेट। ठीक है, अब ये तो पता है कि वाटर में डिसोल्व किया गया है। ठीक है, तो मोलिकुलर वेट तो 18 है। ठीक है, ये बात हमें क्लियर है। लेकिन अब जो वेट ऑफ सॉल्वेंट कहाँ से आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट्स आएगा हमें मोलैलिटी से। ठीक है, मोलैलिटी क्या थी, M वेट इंटू 1000 और मोलिकुलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही तो था वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी, 1000 ग्राम होगी। ठीक है, कि मोलैलिटी दी हुई है, इट इज पर kg। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बेसिकली 1000 आ जाएगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगी 0.987 ओवर 55.5 आई थिंक प्लस 0.195। ओह सॉरी, हमने एक 0.195 छोड़ दिया बीच में से, तो बेसिकली 0.195 डिवाइडेड बाय 55.5 अप्रॉक्सीमेटली प्लस 0.195। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ओके, तो उसकी वैल्यू जो आती है हमारे पास 282। ओके, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, हेनरीज लॉ कांस्टेंट की। हमने कहाँ से निकाला, हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकालना था, मोलैलिटी दी थी और एक कंडीशन दी थी STP है, प्रेशर इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब हेनरीज लॉ कांस्टेंट प्रेशर बाय मोल फ्रैक्शन, प्रेशर हमने STP से ले लिया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, X भी मोल फ्रैक्शन है, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स। इसके नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट प्लस सल्यूट। सॉल्वेंट को कहाँ से निकाला हमने, यहाँ से निकाला। ठीक है, मोलिकुलर वेट 18 है, वाटर है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट हमने कहाँ से निकाला, यहाँ से। बिकॉज ये मोलर सोल्यूशन है, इसका मतलब ये पर kg होगा, पर kg का मतलब 1000 ग्राम। तो वही हमने 1000 ग्राम यहाँ पे भर लिया, तो इसको वैल्यू को भर के हमने सोल्व किया, तो क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास 282। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं
हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज this much Pascal at n Kelvin. Calculate the quantity of carbon dioxide in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atmosphere carbon dioxide pressure at 298 Kelvin. तो हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो हमें अमाउंट निकालनी है, लाइक कितने ग्राम या मिलीग्राम डिजोल्व है. कैलकुलेट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसकी अमाउंट निकालनी है. और किस में निकालनी है, 500 मिल ऑफ सोडा वाटर में निकालनी है. हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है और प्रेशर भी दिया हुआ है. ठीक है. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे हमें पास्कल दे रखा है और यहाँ पे हमें एटमॉस्फेयर दे रखा है. ठीक है, यही इसमें डिफरेंस है. अदरवाइज जो न्यूमेरिकल है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा. तो अभी हम देख लेते हैं. तो दिस इज 7th. ओके, तो प्रेशर इज इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. ओके, यही होता है हेनरी लॉ कांस्टेंट. हमें देते हो, पहले हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, दैट इज प्रेशर ओवर KH. ओके, प्रेशर कितना है, हेनरी लॉ कांस्टेंट है 1.67. हेनरी लॉ कांस्टेंट इज 1.67 इंटू 10⁸ है. और प्रेशर है 2.5 एटमॉस्फेयर. 2.5 एटमॉस्फेयर इनटू, क्योंकि अभी हमें एटमॉस्फेयर से पास्कल में जाना है, तो इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली जो फैक्टर लगता है 10⁵ का लगता है. ओके, तो अगर हमें लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है तो हम ले सकते हैं 1.01325, अदरवाइज अप्रॉक्सीमेटली 10⁵. ओके ओके, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाएगी. इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है 1.5 इंटू 10⁻³ 1.5 इंटू 10⁻³ आंसर हमारे पास आता है इसको सोल्व करने के बाद. ओके, आप देख सकते हो ये अप्रॉक्सीमेटली 10⁻5 है, ये 10⁸ है. ये ऊपर जाके 10⁻⁻8 हो जाएगा, तो 10⁻³ बच जाएगा. 2.5 को 1.67 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आ जाएगा. ठीक है, तो रफली 1.5 इंटू 10⁻³ हमारे पास आ गया. ओके, क्या आ गया जी, मोल फ्रैक्शन आ गई. लेकिन हमें क्या निकालना है, अमाउंट, मतलब ग्राम कितना है, मिलीग्राम कितना है, वो निकालना है. तो हमें ये भी पता है कि जो मोल फ्रैक्शन होती है दैट इज़ 1.5 इंटू 10⁻³ this is equal to number of moles of B over numbers of moles of A plus number of moles of B. ठीक है, हमें ये भी पता है. अब देखो 10⁻³ का ऑर्डर है, नंबर काफ़ी स्मॉल है. ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी डाइल्यूट, नंबर काफ़ी छोटा है, तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे हम इसको निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A आ जाएगा. ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कहाँ से आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A क्या होगा, वेट ऑफ A और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A, यही होगा. ठीक है, उसको भी मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं. इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B एज सच है, ये हमें निकालना है. वेट और मॉलिक्यूलर वेट किसका, वाटर का. अब देखो हमारे पास कितना है, 500 मिल है. अगर हम वाटर की डेंसिटी 1 एज्यूम करें तो वेट कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा. मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 18 है. ठीक है, इधर कितना है, 1.5 इंटू 10⁻³ है. ओके, तो हमारे पास यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे. 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 500 डिवाइडेड बाई 18. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो हमारे पास आ जाएंगे. इसका जो हमारे पास आंसर आता है एग्जैक्ट दैट इज 42.14. इसका मान आता है 42.14 मिलीमोल आ जाता है. ओके, ठीक है, और फिर इसके बाद जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए. अब हमें यह भी पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ठीक है, दैट इज इक्वल टू वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट होता है. ठीक है, क्योंकि हमें वेट निकालना है तो क्या क्या हो जाएगा,
वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। मोल्स कितने आ गए 42 मिलीमोल, 42.14 इंटू 10⁻³ मॉलिक्यूलर वेट कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आता है 44। ठीक है, तो हमारे पास 44 इंटू 42.14 10⁻³ इसको सोल्व करने के बाद आता है 1.854 ग्राम। ओके, तो बेसिकली यही चीज़ हमें निकालनी थी, दैट इज द कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें क्वांटिटी पूछी थी, इसमें से ये नहीं पूछा था कि उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने डिजोल्व हैं या उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी है, उसकी क्वांटिटी पूछी थी। तो वी विल गो अप टू जो उसका वेट कितना होगा। ठीक है, अभी और टर्म पूछते मोल फ्रैक्शन पूछते हैं हम यहीं पे रुक जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पूछते तो हम यहाँ पर रुक जाते। ठीक है, पर अब हम कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर। गॉट इट, तो ये भी हो गया। अभी आगे चलते हैं 8th पे। तो 8th क्वेश्चन देखते हैं अभी। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 एंड 700। तो हमें दिया है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड दैट इज PA0 दिया है, दैट इज 450। फिर हमें PB0 दिया है दैट इज 700। ओके, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। तो लिक्विड मिक्सचर की कंपोजिशन निकालनी है। मान लो मेरे पास ये एक कंटेनर वगैरह है, यहाँ पे A+B है, तो मुझे इसकी कंपोजिशन निकालनी है। तो मुझे इसमें XA एंड XB निकालना है इन लिक्विड फेज। ठीक है, तो मैं निकालना क्या है बेसिकली XA एंड XB हमें निकालना है। और हमें दिया क्या है, इफ द टोटल वेपर प्रेशर इज 600, तो टोटल वेपर प्रेशर दैट इज P दैट इज 600 भी हमें दिया हुआ है। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमें पता है कि टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू PA0 XA प्लस PB0 एंड XB। ओके, दिस इज 600 इक्वल टू PA0 कितना है 450 इंटू XA प्लस PB0 कितना है PB0 700 इंटू XB हमें वैसे तो पता नहीं, लेकिन XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA ये हमें पता है, बिकॉज XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है। तो वहाँ से हमने XB की वैल्यू भर ली 1 माइनस XA। तो हमारे पास क्या आ गया 450 XA प्लस 700 माइनस 700 XA, इधर कितना आ गया 600। गॉट इट, तो अभी क्या करते हैं, तो ये 700 इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया -100। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो 450 को अगर 700 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस आ जाएगा आगे, तो यहाँ पे बचेगा 250 XA। ओके, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो XA आएगा 100 डिवाइडेड बाय 250 आ जाएगा। ठीक है, अब 100 को 250 से डिवाइड करने से जो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आता है दैट इज 0.4। तो ये एग्जैक्ट आंसर आ गया हमारे पास 0.4 का। तो XA आ गया, इसका मतलब XB कितना हो गया 0.6 हो गया। XA और XB हमारे पास आ गया। तो निकालना क्या था, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। तो लिक्विड मिक्सचर यही था, इसकी कंपोजिशन XA XB आ गई। उसके बाद निकालना था फाइंड आउट द कंपोजिशन लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600, आल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। तो अभी यहाँ पे जो वेपर्स हैं मेरे पास, ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है XA एंड XB। पहले मैं लिक्विड में XA XB निकाला, अब मुझे XA XB निकालना है इन वेपर फेज। ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो जो P होता है दैट इज इक्वल टू PA0 इंटू XA, जो P होता है PA इक्वल टू PA0 XA, जो PB होता है दैट इज
पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ठीक है, ये तो होता है कंट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट ए एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर प्रेशर। ओके, ये तो वेपर प्रेशर की कंट्रीब्यूशन होती है। ओके, लेकिन हमें उसकी कंपोजिशन निकालनी है। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, एक्स ए एक्स बी इन वेपर फेज। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है हमारे पास P, एक टोटल फार्मूला है पी ए प्लस पी बी। ओके, नाउ एक्स ए, ठीक है, किसी बात कर रहा हूँ वेपर फेज में बात कर रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज की बात कर रहा हूँ। सो एक्स ए मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इज इक्वल टू पी ए ओवर पी टोटल। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए ओवर पी टोटल। अब पी ए क्या है, पी ए ये है, पी ए नोट इंटू एक्स ए। अब पी ए नोट क्या था 450, अब एक्स ए क्या था 0.4, टोटल कितना है पी ए प्लस पी बी। अब पी ए प्लस पी बी कितना होगा, दिस प्लस दिस, तो ये होगा बेसिकली पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ठीक है, अब इसका क्या आएगा हमारे पास 450 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय पी ए नोट एक्स ए नोट। पी ए नोट अगेन कितना है हमारे पास 450 इंटू 0.40, ठीक है, प्लस पी बी नोट कितना है 700 इंटू एक्स बी। एक्स बी कितना है 0.6। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करके देखो, अभी यहाँ से हम एक रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, फाइनल रिजल्ट से पहले अब देखो 700 इंटू 0.6 कितना होता है 420 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 450 को अगर हम 0.4 से मल्टीपल करेंगे तो जो उसका आंसर हमारे पास आएगा वो हमें नहीं पता, दिया नहीं होगा। ओके, तो हमें मल्टीपल करना पड़ेगा 700 इंटू 0.6 हमारे पास 420 आएगा, 450 इंटू 0.4 कितना आएगा, तो 450 इंटू 0.4 हमारे पास आता है अप्रॉक्सीमेटली 180। तो यहाँ पर भी कितना आ गया 180। ओके, तो कितना आ गया 180 डिवाइडेड बाय 180 प्लस 420 कितना आ गया 0, 10 एंड 700। तो ये वैल्यू कहाँ पे आएगी हमारी 4, 5 एंड 6, सॉरी 6 आएगा 4, 5 एंड 6। सो 180 डिवाइडेड बाय 600, तो इसकी वैल्यू आती है 0.3, 0.3, दैट इज द एक्स ए 0.3 एंड एक्स बी वुड बी 0.7। ओके, तो ये हमारी आ गई मोल फ्रैक्शन और इन अदर वर्ड कंपोजिशन इन द वेपर फेज। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है देखने में, पर इतना कॉम्प्लिकेटेड बेसिकली है नहीं है। पी ए नोट दिया था, पी बी नोट दिया था, टोटल वेपर प्रेशर दिया था 600। अब जो मैंने कहा था कि हम एक रिजल्ट निकालेंगे, ये जो 600 शुरू में दिया था ये बेसिकली यही 600 है हमारे पास। ओके, तो मैंने जो रिजल्ट निकालना था वो यही था कि अगर आप इसको इंडिविजुअल कैलकुलेट ना भी करो पी टोटल को, ठीक है, तो कोई डिफरेंस फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये पी टोटल ये वाला भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यही रिजल्ट हमने निकालना था, लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए किया है थोड़ा सा इसको मतलब एलोबरेट करके बताया है। ओके, थोड़ा सा डिटेल में कर दिया कि आपको पता हो कि कैसे करना है। ठीक है, अदरवाइज अगर मोल फ्रैक्शन आपको निकालनी है इन वेपर फेज तो सीधा आप पी ए निकालो और पी टी दिया होगा टोटल, और पी ए आपको मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज 0.3 एंड 0.7। अब इसी मोल फ्रैक्शन की को कंपेयर करते हैं हम शुरू में,
यहाँ पे देखो XA कितना था 0.4, यहाँ पे कितना है 0.3, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितना है 0.6, यहाँ पे कितना है मोल फ्रैक्शन 0.7। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन है जो वो एक ही लिक्विड फेज के कंपैरेटिवली वेपर फेज में कम हो गई। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो कंपोनेंट था उसकी लिक्विड फेज में ज़्यादा थी, लेकिन मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में कम हो गई। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि उसका जो वेपर प्रेशर था वो कम है। आप देखो PA नोट है जो PB नोट से कम है, अगर ये कम है तो ये कम इवेपोरेट होगा, इसके वेपर्स कम बनेंगे, अगर वेपर्स कम बनेंगे तो उसकी मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में कम हो जाएगी। PB वेपर प्रेशर जो कंपोनेंट B का है वो ज़्यादा है। ठीक है, अब इसकी मोल फ्रैक्शन कितनी है यहाँ पे 0.6। अब लेकिन ये लिक्विड में है, अब ये ज़्यादा वोलेटाइल है तो ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, ज़्यादा वेपर्स बनेंगे तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी, तो 0.6 से वो 0.7 हो गया। ओके, सो थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट 298 केल्विन इज प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mm. 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एंड रिलेटिव लोअरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आ रहा है हमारा रिलेटिव लोअरिंग वाला, तो अभी देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन बेसिकली। ठीक है, तो दैट इज P0 माइनस PS ओवर P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। यही फार्मूला होता है प्योर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, डिफरेंस लेना है, डिवाइड करना है, तो ये क्या हो गया रिलेटिव लोअरिंग। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये जो ये होता है P0 माइनस PS। ठीक है, ये तो होती है जस्ट लोअरिंग। ठीक है, अब जब P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय P0 होता है, इसको क्या बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग। दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, तो हमें क्या निकालना है अभी, वेपर प्रेशर हमें दिया है 50 ग्राम जो दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालना है और रिलेटिव लोअरिंग निकालनी है। ओके, तो हमें ये निकालना है रिलेटिव लोअरिंग। P0 कितना है, P0 इज प्योर कंपोनेंट इज 23.8 है, प्योर कंपोनेंट इज 23.8 है। ठीक है, माइनस PS है ओवर प्योर कंपोनेंट कितना है 23.8 है, इक्वल टू XB है। ठीक है, अब XB कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B देख लेते हैं। हमारे पास डिजोल्व क्या किया है, यूरिया डिजोल्व किया गया 50 ग्राम डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, और फिर से क्या आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 60 प्लस इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमारे पास वाटर कितना है 850, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 80। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट। ठीक है, तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है 0.017। इसको सोल्व करने से क्या आता है 0.017। तो बेसिकली दिस इज इक्वल टू 0.017 and XB is equal to 0.071. It means relative lowering in vapor pressure is equal to 0.017. तो relative lowering भी यही होगी because this is mole fraction and mole fraction is equal to relative lowering, जो कि हमने यहाँ पे कहा था। अब हमें क्या निकालना है PS निकालना है। तुम P0 की वैल्यू भर ली, P0 PS ये हो गया, तो इसके बाद क्या आ गया 23.8 माइनस PS इज इक्वल टू 0.017 इंटू 23.8 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास PS माइनस का जो 0.017 इंटू 23.8 इधर जा कितना आ गया माइनस 23.8 आ गया। ठीक है, तो PS कितना आ गया 23.8 माइनस करेंगे
23.8 इंटू 0.017। ओके, तो इसको सोल्व करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आता है दैट इज 23.4। 23.4, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी 23.8, जो कि उसका प्योर कंपोनेंट था। जो प्योर कंपोनेंट है उसका मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा 23.8, ठीक है। अब क्योंकि हमने कुछ में कुछ सल्यूट डाल दिया, ठीक है, तो उसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब कम होकर कितना आ गया 23.4। ओके, तो दिस इज अवर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन आफ्टर डिसॉल्विंग द सल्यूट इन द सॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 10th नंबर। Boiling point of water at 750 mm of mercury is 99.63. How much sucrose is to be added to 500 gram of water such that it boils at 100 degree centigrade? Molar elevation constant for water is Na। ठीक है, तो जहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दिया है तो फॉर्मूला डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, यही फॉर्मूला लगेगा। अब डेल्टा TB क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास है 99.63 और यहाँ पर है 100, तो 100 माइनस 99.63, तो कितना आंसर आएगा 0.37। तो ये कितना हो गया हमारे पास 0.37, ठीक है। कहाँ से आया 100 माइनस 99.63, दैट इज डेल्टा TB। ओके, तो KB की वैल्यू हमें दी हुई है 0.52, 0.52 इज KB सॉरी इंटू मोलैलिटी। ये क्या होता है वेट ऑफ सल्यूट, तो वेट ऑफ सल्यूट कितना है हमारे पास, हाउ मच सुक्रोज टू बी एडिड। ओके, तो ये तो हमें निकालना है, वेट ऑफ सल्यूट हमें निकालना है इंटू 1000 ओवर कितने ग्राम में 850 ग्राम ऑफ वाटर में। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, इट इज़ 180 इंटू 2 इज इक्वल टू 360 माइनस 18, तो 342, तो ये होता है 342, दैट इज 342। कहाँ से आता है सुक्रोज, बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसके दो यूनिट्स कंबाइन होते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट्स का वेट कितना है हमारे पास, जैसे ग्लूकोज है 180, तो 2 यूनिट्स कंबाइन होते हैं सुक्रोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोस। 180 इंटू 180 प्लस 180 360, तो उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, तो दैट इज़ द 18, तो 360 माइनस 18 342, तो ये आ गया। तो हम यहाँ से जो है x निकाल सकते हैं 0.37 इंटू 342 इंटू 850 एंड डिवाइडेड बाय 0.52 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा हमारे पास, जो कि हमें अपना सल्यूट की अमाउंट है जितनी भी हमें चाहिए। ओके, तो इसका आंसर हमारे पास आता है 121.7 ग्राम। ओके, तो ये हो गया हमारा 10th क्वेश्चन भी। इसके बाद 11 देख लेते हैं। 11 में क्या है, Calculate the mass of ascorbic acid vitamin C to be dissolved in 75 gram of acetic acid to lower its melting point by this much KF हमें दिया है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा फार्मूला होगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M लगेगा। डेल्टा TF कितना है, टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट 1.5, ठीक है। KF कितना है, KF हमें दिया है 3.9। मोलैलिटी तो वो हमें निकालना है, क्योंकि मास हमें निकालना है, दैट इज़ हमें निकालना है x इंटू 1000। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, अस्कॉर्बिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट हमें ऐसा तो दिया नहीं, हमें निकालना पड़ेगा। और डिज़ोल्व कितने में किया गया है, 75 ग्राम में डिज़ोल्व किया हुआ है, ठीक है। यही हमें दिया सारा कुछ, तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। कार्बन का कितना हो गया 72, हाइड्रोजन का कितना हो गया 8, ये कितना हो गया टोटल 80। ऑक्सीजन कितने हैं, एक ऑक्सीजन का कितना है 16 इंटू 96 176, तो ये हमारे पास कितना आ गया 176। ओके, तो यहाँ से x हमारे पास आ जाएगा 1.5 इंटू 3
1.5 इंटू 176 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 3.9 इंटू 1000. ओके, 1.5 इंटू 75 इंटू 176 डिवाइडेड बाई 3.9 इंटू 1000. तो इसका हमारे पास जो आंसर आता है फाइनली 5.07 ग्राम एक्स. ठीक है, तो हमें इतने ग्राम डिजोल्व करना पड़ेगा किसका, एस्कॉर्बिक एसिड का, इंटू 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड. तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट विल लोअर बाय 1.5. ओके, सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था. तो नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल. तो स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल exerted by solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass 1,85,000 in 450 ml of water at 37 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का कौन सा फार्मूला होता है हमारे पास, पाई इज इक्वल टू CRT. यही होता है. ऑस्मोटिक प्रेशर हमें निकालना है. सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन क्या है, जो नंबर ऑफ मोल्स है वॉल्यूम में डिजोल्व किए गए हैं, इंटू R इंटू T है. ओके, चलो नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं. कितने ग्राम है, 1 ग्राम डिजोल्व इन 1,85,000. तो 1 डिवाइडेड बाय 18500, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स. ओके, वॉल्यूम कितने में डिजोल्व किया गया है, 450 में डिजोल्व किया गया है, इंटू RT. टेम्परेचर कितना है, पहले टेम्परेचर भरते हैं, 37 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड कितने केल्विन हो जाएगा हमारे पास, 310 केल्विन इंटू R. अब R ही डिसाइड करेगा, जहाँ R की जो वैल्यू लेंगे वो डिसाइड करेगा कि हमारा आंसर है जो पास्कल में आएगा कि नहीं आएगा. ओके, अब जो R की वैल्यू होती है हमारे पास, जो हमें जनरली याद रहती है, 8.31, ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल. ठीक है, ये वैल्यू हमें अक्सर याद रहती है. एक जो इसकी दूसरी वर्जन है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. एक हमें ये वैल्यू है जो अक्सर याद रहती है, जूल पर केल्विन पर मोल और लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. ठीक है, अब देखो हमें पास्कल में लेना है, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, 0.0821 लीटर एक तरफ रख रहा हूँ, पर केल्विन एक तरफ रख रहा हूँ, पर मोल एक तरफ रख रहा हूँ, और मैं एटमॉस्फेयर को इधर ले गया. क्या, कुछ नहीं किया, जैसे मैंने रीअरेंज सा कर दिया. ये टर्म को मैंने कुछ भी चेंज नहीं करना है, मुझे सिर्फ एटमॉस्फेयर को चेंज करना है. ठीक है, अब हमने पहले भी बात की थी कि जो 1 एटमॉस्फेयर है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10⁵ पास्कल. ठीक है, तो एटमॉस्फेयर इसको मल्टीपल कर देते हैं, 0.0821 इंटू 10⁵. ठीक है, ये पास्कल में आ जाएगा. बाकी लीटर केल्विन तो हमारा सेम ही है, तो बेसिकली ये कितना बन जाता है, 8.21 इंटू 10⁵ पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल. ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा ऐसे आ जाता है. ओके, अगर ऐसा नहीं भी करना तो आप वैल्यू सीधा याद रख सकते हो, सीधी याद रख लो. तो दैट वुड बी योर 8.21 किलो पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल. तो अगर आपको सीधी वैल्यू याद रहती है तो आप सीधा भी रख सकते हो. ठीक है, चलो, तो व्हाटएवर हमें ये वाली वैल्यू यहाँ पे भरनी है, 8.21 इंटू 10⁵. ठीक है, अगर ये वैल्यू यहाँ पे भरेंगे तो हमारा आंसर पास्कल में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो अब इसको सोल्व करने से हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है दैट इज, तो वॉल्यूम को हमने चेंज नहीं किया है ना, वॉल्यूम हमारा किस में दिया हुआ है, मिल में दिया हुआ है ना, तो हमें इसको 1000 भी लेना पड़ेगा यहाँ पे, इंटू 1000. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन है तो पर लीटर लेना पड़ेगा. ओके, तभी हमारा लीटर कैंसिल होगा. ओके, तो इसको सोल्व करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी 30.96. ओके,
तो ये हमारे पास आ गया प्रेशर की वैल्यू इन पास्कल। ओके, तो यहाँ पे जो थोड़ा सा ट्रिक था वो यही था कि हमें आर की वैल्यू को चूज़ करना है सो दैट वी कैन हैव आंसर इन पास्कल। ठीक है, उसके लिए आर की ये दो वैल्यू स्टैंडर्ड है जो अक्सर यूज़ होती हैं, हमें याद भी रहती हैं, जूल पर केल्विन पर मोल, और जो जूल है उसको हम लीटर एटमॉस्फेयर की फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, बस हमें लीटर को साइड पे करके सिर्फ एटमॉस्फेयर को जो है पास्कल में कन्वर्ट कर देना, उस फैक्टर से उसको मल्टीपल कर देना है, तो हमारे पास आंसर है जो पास्कल में आ गया। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशंस को डिफाइन करना है और उसके हमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन reacting substances whose composition can be varied within certain limit, whose composition can be varied within certain limit। तो ठीक है, तो सोल्यूशन क्या है, एक मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर है टू और मोर सब्सटेंसेस का, जिसमें कि हम कंपोजिशन को वेरी कर सकते हैं विद इन सर्टेन लिमिट। तो एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे पास इस बीकर में वाटर है, इसमें मैंने सोडियम क्लोराइड को डालना शुरू किया। ओके, तो मैंने 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड डाला, 2 ग्राम डाला, 4, 10, 5 लाइक 15, 20, 50 ग्राम, 100 ग्राम, ऐसे करके। तो सोडियम क्लोराइड है धीरे धीरे डिजोल्व होता गया, पर एक लिमिट पे आके सोडियम क्लोराइड जो है वो डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो हम ऐसे कोई नंबर जूम कर लेते हैं, लेट्स से 200 ग्राम। ठीक है, यहाँ तक तो सोडियम क्लोराइड डिजोल्व हो गया, पर जैसे ही मैंने 201, 202 ग्राम डाला तो वो डिजोल्व होना बंद हो गया। नाउ इट स्टार्ट सेटलिंग डाउन। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, अब ये सोल्यूशन नहीं रहा। ओके, सो इट वाज सोल्यूशन अप टू 200 ग्राम, जब वो होमोजेनस था और उसमें डिजोल्व भी हो रहा था, लेकिन उसके बाद वो डिजोल्व होना बंद हो गया और सेटल डाउन हो गया था बॉटम। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि होमोजेनस मिक्सचर होगा और उसकी जो कॉम्पोजिशन है हम किसी सर्टेन लिमिट तक की वेरी कर सकते हैं, उसके बाद उसको वेरी नहीं कर सकते। सो दिस इज अवर सोल्यूशन। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या आता है, होमोजेनस। होमोजेनस का मतलब क्या है, जो सोल्यूशन है जो पूरे का पूरा यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब मान लो मेरे पास एक बीकर है, इसमें सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, मान लो मैंने 100 ग्राम सोडियम क्लोराइड डाला, डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो मैंने इसमें 100 बॉक्सेस बना दिए, जस्ट एज्यूम करो कि मैंने यहाँ पे 100 बॉक्सेस बना दिए चारों तरफ ऐसे करके। ठीक है, उस सोल्यूशन को ऐसे डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि सोल्यूशन यूनिफॉर्म है और होमोजेनस है, तो हर एक बॉक्स में, ठीक है, 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड होगा, नेक्स्ट बॉक्स में 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड होगा, नेक्स्ट बॉक्स में 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड होगा। ठीक है, तो हर बॉक्स में कितना है, सेम अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे तो 50 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पे 0 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पे 1 ग्राम है, यहाँ पे 5 ग्राम है, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, सो दिस इज नॉट ए यूनिफॉर्म, दिस इज नॉट ए होमोजेनस, बट सोल्यूशन इज होमोजेनस। तो वो जो है सारे तरफ सेम अमाउंट ही उसकी होगी, दिस इज कॉल्ड होमोजेनस एंड यूनिफॉर्म, एंड इसकी जो कॉम्पोजिशन है वेरी करती है विद इन सर्टेन लिमिट। टाइप ऑफ सोल्यूशंस क्या हैं, हमें पता है कि हमारे पास 9 टाइप्स है, 9 टाइप्स हैं। मान लो मेरे पास सॉलिड है, फिर गैस है, फिर लिक्विड है। ठीक है, उसके बाद फिर से सॉलिड है, फिर से गैस है, फिर से लिक्विड है। ओके, इसके बाद फिर से सॉलिड है, फिर से गैस है, फिर से लिक्विड है। ठीक है, अब सॉलिड में सॉलिड डिसॉल्व हो सकता है, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है, सॉलिड इन गैस, गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस हो सकता है, सॉलिड इन लिक्विड।
ठीक है, गैस इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड। तो हमारे पास कितनी टाइप्स आ गई हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, 9 हैं। और उसकी अगर एग्जांपल लेनी हो तो जो भी हमें पूछा गया उसके पर्टिकुलर एग्जांपल हम कोई भी दे सकते हैं जो कि आपकी बुक्स में लिखी हुई है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज ए सॉलिड सॉल्यूशन इज फॉर्म बिटवीन टू सब्सटेंसेस, वन हुज पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज एंड सेकंड हुज पार्टिकल्स आर स्मॉल। तो दोनों ही पार्टिकल हैं वो सॉलिड हैं, एक सॉलिड सॉल्यूशन बनाया गया है, दोनों पार्टिकल सॉलिड हैं, एक का साइज बड़ा है और एक का साइज छोटा है। तो व्हाट टाइप ऑफ दिस सॉल्यूशन लाइकली टू बी। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल। इसमें होता क्या है, मान लो जो बड़ा पार्टिकल है, ऐसे है मेरे पास कोई भी बड़ा पार्टिकल, ठीक है। तो ऐसे मान लो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई बड़े पार्टिकल सॉलिड के अरेंज है, वो उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो भी स्पेस वैकेंट होती है, ठीक है, उसके अंदर जो स्मॉल पार्टिकल है सॉलिड के वो चले जाते हैं। तो इसके अंदर जो स्मॉल पार्टिकल्स चले जाएंगे, जो भी वहाँ पे स्पेस खाली होगी इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सॉलिड्स। ओके, इसके बाद हमारे क्वेश्चन आता है डिफाइन मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मास परसेंटेज। ठीक है, इसके बाद हमें डिफाइन करना है। तो लेट्स पहले हम लेते हैं मोल फ्रैक्शन क्या है। फर्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट एंड टोटल नंबर ऑफ द मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो दिस इज अवर मोल फ्रैक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो दिस इज कॉल्ड अवर मोल फ्रैक्शन। इसके बाद हमारे पास आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, तो यूजली हम इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से, दैट इज मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर जो भी वेट ऑफ सॉल्वेंट था। यूजली वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स दिया होता है, तो उसको किलोग्राम में या पर 1000 कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीपल कर देते हैं। ओके, अब जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट, वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा मोलैलिटी। ओके, तो इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे मोलैलिटी को। तो मोलैलिटी क्या है, नंबर्स ऑफ मोल्स ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, इन केजी और पर 1000 ग्राम, एक ही बात है, इन केजी और पर 1000 ग्राम, बेसिकली ये होता है। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स क्या है, वेट
ओवर मॉलिकुलर वेट इनटू, मान लो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, WA मान लो, ठीक है, इन ग्राम, मान लो इन ग्राम हमें दिया है। अब इसको पर केजी या किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा, ठीक है। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, तो हमने 1000 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे। अब यही 1000 है बाद में ऊपर चला जाता है बेसिकली, WB ओवर MB इंटू ये वाला 1000 ऊपर चला गया और नीचे क्या रह गया, WA इन ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से 1000 आता है, बेसिकली 1000 है जहाँ पे डिवाइड किया होता है, ठीक है। वेट इन ग्राम होता है, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना होता है या पर 1000 ग्राम में कन्वर्ट करना होता है, तो 1000 से डिवाइड हो जाती है टर्म और यह 1000 बाद में ऊपर चला जाता है। तो ये होता है हमारे पास मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो इस केस में क्या आता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पे दो डिफरेंस है, यहाँ पे पर ग्राम था, वेट था, यहाँ पे पर लीटर है, यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे सॉल्वेंट था, यहाँ पे सोल्यूशन है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, अगेन NB, ठीक है। वॉल्यूम पर लीटर, वॉल्यूम पर लीटर में 1000 मिल, ठीक है। अब क्योंकि वॉल्यूम यूजली हमें मिल में दिया होता है तो हमारे पास क्या आता है, NB डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिल, ठीक है। अब इसको 1000 में कन्वर्ट करने के लिए पर लीटर के हिसाब से कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000। अब यही 1000 फिर बाद में ऊपर चला जाता है, NB इंटू 1000 ओवर वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ओके। अगर तो आपको सीधा लीटर के हिसाब से दिया है तो आप सीधा डिवाइड कर सकते हो, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर दिए हैं तो आप सीधा डिवाइड कर सकते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स कुछ किस वॉल्यूम में दिए, लाइक 10 मिल में, 50 मिल में, 100 मिल में, तो वॉल्यूम इन मिल लिख के उसको 1000 से डिवाइड करना है। तो ये 1000 बाद में ऊपर चला जाएगा, ये NB है, NB हमें पता ही है, WB ओवर MB आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगी, मोलैरिटी, जिसको कि हम कैपिटल M से लिखते हैं, ओके। इसके बाद हमारे पास है मास परसेंटेज। नेक्स्ट इज मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज क्या है, इट इज अ लाइक रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट ओवर टोटल वेट इंटू 100। तो ये क्या होगी, मास परसेंटेज। ये किसकी होगी, सॉल्वेंट की होगी। अगर सोल्यूट की निकालनी है तो वेट ऑफ सोल्यूट जो भी है और टोटल वेट जो भी होगा मल्टीपल बाय 100। तो ये क्या होगी हमारे पास, मास परसेंटेज, ओके। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज न्यूमेरिकल बेस्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, concentrated नाइट्रिक एसिड यूज इन लेबोरेटरी इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास, ठीक है। तो मतलब 68% वेट बाय वेट है। कैलकुलेट मोलैरिटी इफ डेंसिटी इज 1.540 ग्राम पर मिल, ठीक है। तो हम फोर्थ क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमें निकालना क्या है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से आते हैं, वेट इंटू 1000 ओवर मॉलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, यहीं से आती है मोलैरिटी। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, 68% बाय मास दिया हुआ है। इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है, 68 WB दिया हुआ है। दिस इज WB, वेट ऑफ द सोल्यूट, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का मॉलिकुलर वेट कितना होता है, नाइट्रिक एसिड क्या है हमारे पास, HNO3
इसका हम निकाल लेते हैं 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 दैट इज कितना हो गया 15 प्लस ऑक्सीजन कितना होगा 16 इंटू 3 48 तो ये कितना आ गया 63। तो नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया हमारे पास 63 इंटू वॉल्यूम इन मिल। वॉल्यूम किसका लेना है हमें सोल्यूशन का वॉल्यूम लेना है। तो हमने क्या कहा था कि जब कभी डेंसिटी दी होती है तो हमें क्या लिखना चाहिए वी शुड राइट डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, ये हमें लिख लेना चाहिए। तो डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम हमें निकालना है, टोटल मास चाहिए। टोटल मास कितना होगा 100, तो वॉल्यूम कितना हो गया मास 100 ओवर डेंसिटी दैट इज 1.504। ओके, तो यहाँ पे कितना आ गया 100 डिवाइडेड बाय 1.504। ओके, तो इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आता है। तो अभी हम देख लेते हैं, हमारे पास कैलकुलेटर भी है, हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो 68 डिवाइडेड बाय 63 हमारे पास आता है 1.08 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 1.504 66.48। दो इसका वॉल्यूम आ गया 66.48। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास 1.08 1000 डिवाइडेड बाय 66.48। ओह सॉरी गलत हो गया, 1080 डिवाइडेड बाय 66.48। तो इसका आंसर आ गया अप्रॉक्सीमेटली 16.24। ठीक है, तो इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर आ गया 16.24 मोलर। ठीक है, सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। जस्ट हमें वॉल्यूम को ध्यान में रखना है। जैसी डेंसिटी दी हुई हो तो ये फार्मूला लिख लो, इससे इजी हो जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि हमें वॉल्यूम निकालना है। ओके, वॉल्यूम टोटल मास से निकलेगा, टोटल मास में 100 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% वेट बाय वेट। 10% वेट बाय वेट है तो WB कितना हो गया 10 ग्राम, WA कितना हो गया 90 ग्राम। ठीक है, टोटल कितना हो गया 100 ग्राम। What would be the molality and mole fraction? तो हमें मोलैलिटी भी निकालनी है, मोल फ्रैक्शन भी निकालनी है ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सोल्यूशन। ठीक है, तो मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 ओवर मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, सोल्यूट कौन सा है ग्लूकोज, ग्लूकोज कितना होता है 180 इंटू मोलैलिटी निकालनी है तो वेट ऑफ द सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा 90। ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूट ओवर मोलिकुलर वेट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा 90 ग्राम होगा, बिकॉज इट इज 10% वेट बाय वेट हमें दिया हुआ है वहाँ पे। गॉट इट। तो इसकी जो मोलैलिटी जो हमारे इसको कैलकुलेशन करने के बाद आती है हम अभी देख लेते हैं। तो दैट वुड बी, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 100 डिवाइडेड बाय 18 डिवाइडेड 100 डिवाइडेड बाय 18 डिवाइडेड बाय 9, तो आ गया 0.61। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 0.61 मोलर। ओके, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो नेक्स्ट में हमें क्या निकालना था मोल फ्रैक्शन। ओके, तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। ये दोनों चीज़ चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो वो कितने होंगे 10 ओवर 180। 10 इज मोलिकुलर वेट विच इज डिसॉल्व्ड एंड मोलिकुलर वेट। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने होंगे वेट कितना है 90 ओवर, बिकॉज को ये वाटर है तो मोलिकुलर वेट कितना होगा 18। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड करके कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाई 18 कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाई 18 हमारे पास अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 0.05 और 90 ये हमारे पास आ गया 5।
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ गए। अब मोल फ्रैक्शन निकल जाएगी। मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी निकाल लेते हैं, दैट इज 0.05 डिवाइडेड बाय 0.05 प्लस 5। ओके, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास 0.05 के बाद डिवाइडेड बाय 5.05, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास आ गया 0.01। ओके, तो इस आंसर हमारा 0.01। तो इसके साथ हमारे एक्स ए कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.01 विच वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 0.99। ओके, तो ये हमारे पास आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। गॉट इट। नाउ इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज n ग्राम पर मिल देन व्हाट शैल बी द मोलैरिटी। तो अभी हमें मोलैरिटी भी निकालनी है। ओके, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट, जितना कि वेट और मोलैरिटी का फॉर्मूला वेट ऑफ सल्यूट इनटू 1000 ओवर मोलिकुलर वेट ऑफ सल्यूट 180 इनटू, यहाँ पे क्या आएगा भी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, अगेन डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए मास ओवर डेंसिटी, सॉल्यूशन का लेना है तो टोटल मास चाहिए। टोटल मास कितना है 10% है, तो टोटल मास ऑब्वियसली 100 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है इस केस में 1.2। तो ये क्या आ गया हमारे पास वॉल्यूम। अब यही वैल्यू यहाँ पे आ गई 1.2। ठीक है, तो इसको अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना आंसर आएगा हम देख लेते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 1.2, तो ये हमारे पास कट के आ जाता है 83.3। ठीक है, तो बाकी हम सभी को देख लेते हैं। 1000 डिवाइडेड बाय 180 एंड डिवाइडेड बाय 83.3, तो ये आ गया हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 0.66। तो इसकी हमारे पास मोलैरिटी आ गई 0.66। ओके, ठीक है, सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। सो जहाँ पे डेंसिटी दी होती है मोलैरिटी निकालनी है, तो हमें मेनली सिर्फ यही ध्यान रखना है कि हमें वहाँ पे सॉल्यूशन है, जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, कैसे लेके आएंगे। तो उसी बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है, अदरवाइज ये न्यूमेरिकल है, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके, तो आज के लिए हम ये न्यूमेरिकल यहीं तक फिनिश करते हैं। ठीक है, आपका लेक्चर आई थिंक 1.5 आवर के अराउंड हो गया होगा, तो बाकी के न्यूमेरिकल हम अभी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।